से ज्यादा रिवीजन करवा रहे थे। रिवीजन नहीं, मैं पिछली बार मैंने रिवीजन सर टाइप पढ़ाया था, बोला इस बार मैं थे सही से कि पढ़ा रहा हूँ। सर थर्ड लॉ ऑफ हाँ, सर थर्ड थर्ड लॉ लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ाइए। करवा दिए अच्छा, थे। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक आया था क्या, या नो मोमेंट सर। नो सर। नो सर वो नहीं करवाए थे मोमेंटम हुआ था पिछली क्लास में? सर। ये सब तो हो गया था राइट, मुझे मालूम है। हाँ सर ये सब यस हो सर, ये गया हो गया था। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया था, उसके बाद कुछ पोर्शन में नहीं करवाए थे। मोमेंटम पे आए थे हम लोग, मोमेंटम पढ़े थे, ये सब करे थे। यस सर, ये सब हो गया था। ये तो हुआ था। यहाँ पे शायद बचा हुआ होगा, यहीं से करना है ना? यस सर। सर ये स्टार्टिंग में करवाए थे बट पिछले क्लास में नहीं हाँ, पिछली करवाए क्लास में थे। नहीं कराया था ना। ओके, तो देखो यस सर। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा ही टॉपिक है, फिर से बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। ओके बेटा, यस सर। हमें मालूम है कि मोमेंटम कितना होता है, एम मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 इंटू mv²। हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाँ, अब यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे वेलोसिटी भी मास भी है, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो मास का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, दिस इज इक्वल टू 1/2 m²v² लिख सकते हैं, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। दैट इज इक्वल टू, ये तो p का स्क्वायर हो गया ना। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m होता है। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² बताता है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m बताता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये पता लगाना है, ठीक है बेटा। यस सर। तो देखो यहाँ पर मैंने पिछली बार इस टॉपिक को बहुत जल्दी सटका दिया, वो किनारे कर दिया था, इस बार मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, जब हम लिखते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, पहले बात करी क्या इस बारे में मैंने, नहीं ना? नो सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको आप बोलोगे सर इसका मतलब y इज इक्वल टू kx होता है ना, जहाँ k इज अ कांस्टेंट, राइट, यही बोलते हो ना आप लोग। यस सर। यस सर। वो सब अपनी जगह पर है, पर फिर भी इसका मीनिंग क्या है? कुछ लोग बोलते हैं सर इसका मीनिंग होता है कि अगर x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। यस सर। देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हालांकि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बट चलो अभी के लिए मान लेते ठीक है। पर कितना इंक्रीज करेगा? तो मतलब ये है कि अगर आप समझिए बात को, y इज इक्वल टू के एक्स है ना, y इज इक्वल टू के एक्स है ना, तो देखो जरा एक टेबल बना के देखते हैं, एक टेबल बना के देखते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स और इधर x, अगर मैं x को 1 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है, k आती है, राइट, है ना? हाँ है ना? यस सर। मैंने क्या किया, x को डबल कर दिया, 1 से डबल करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यस सर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके। 2k। y भी डबल हो गया, हाँ या ना? यस सर। एक काम करता हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 टाइम्स कर देता हूँ। x को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, 2 से 3 टाइम्स किया तो कितना होगा, 6 हो गया। यस सर। तो y की Y वैल्यू कितनी हो 6k। जाएगी, y इज इक्वल टू के एक्स मतलब 6k। देखो ये भी 3 टाइम्स Yes, हुआ कि नहीं sir. हुआ? यस सर। यहाँ पर ये डबल हुआ था तो ये भी डबल हुआ, राइट। यस सर। मतलब Yes, x sir. को जितना टाइम्स बढ़ाते हो y भी उतना ही टाइम बढ़ जाता है। मतलब x को डबल करोगे y डबल होगा, x को ट्रिपल करोगे y ट्रिपल होगा, x को 10 टाइम्स कर दोगे y भी 10 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, एक और बात समझिए, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं तो 7 होगा, है ना? इसमें क्या होगा, +1 कर दिया तो 7 हो गई। इसमें जबकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की, तो ये कितना हो गया, क्या ये +1 हुआ? नहीं। यस। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में काम करती है। समझ में आई बात?
Yes, sir. यस सर। x को डबल करोगे तो y डबल होगा, x को 1 से इंक्रीज करोगे तो y 1 से इंक्रीज नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। यस सर। लोगों को लगता है जो काम x के हाथ करोगे वही काम y के हाथ होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन x का जिस नंबर के हाथ करोगे y भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। ओके, Yes, sir. ये होता है यस प्रोपोर्शनल। सर। चलो, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का यूज क्या है? कंपैरिजन। क्या यूज है? कंपैरिजन यूज है प्रोपोर्शनैलिटी का। समझ में आई बात? कंपैरिजन का मतलब, कंपैरिजन का मतलब सर ये कि इसको मिटा दूं, येलो वाले को, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, कॉपी करना नहीं है। Yes, sir. मिटा दीजिए। यस सर। बहुत मेहनत है इसको मिटाने में। चलो, सो y जो है प्रोपोर्शनल टू x का मतलब, हम प्रोपोर्शनलिटी का यूज किस लिए करते हैं समझिए बात को। जब मैं लिख रहा हूं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यहां तक ठीक है। ये मैं इसका यूज मैं करूंगा टू कैलकुलेट मोमेंटम। लेट से मैं मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए ही इसका यूज करता हूं, ठीक है। पर अगर मैं लिख रहा हूं मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो व्हाट डू यू मीन? प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब ये है कि अगर मैं दो अलग अलग सिचुएशंस में दो अलग अलग बॉडीज का मोमेंटम निकालने की कोशिश करूं, मोमेंटम कंपेरिजन करने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब ये होगा कि P1, पहली सिचुएशन का मोमेंटम P1 अपॉन दूसरी सिचुएशन का मोमेंटम P2 इज इक्वल टू m1 बाय m2। मतलब मास जितने नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जितने टाइम्स होगा, मोमेंटम भी उतने टाइम्स हो जाएगा। हाँ या ना? सर ये वाला और बता दीजिए ना। बता रहे हैं कि जब मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैं लिखता हूं, अरे यार, y प्रोपोर्शनल टू x, जब भी मैं लिखता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू kx। मतलब जब x इज इक्वल टू x1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? y1, वो कितना हो जाएगा? kx1। और x अगर x2 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 विच इज इक्वल टू kx2, राइट। अब ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? y1 बाय y2 इज इक्वल टू x1 बाय x2। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट k कैंसिल हो गया। हाँ या ना? यस सर। मतलब जिन दो सिचुएशंस को, पहली सिचुएशन को और दूसरी सिचुएशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, उन दोनों में इस चीज की वैल्यू, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी ना कैंसिल होगा। यस सर। मान लीजिए यहाँ पे मैं k1 x1 और k2 x2 लिखता, तो क्या कैंसिल होते? नहीं होते। नो सर। सर वैल्यू अलग होता ना। वैल्यू अलग होता, तो उस केस में ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होती है ना। यस सर। चल, Yes, sir. तो यही है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम x। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि y इज इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू x का मतलब होता है ये, और ये कब होगा? जब ये कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट है, राइट। मतलब जिन दो सिचुएशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों सिचुएशंस में कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, राइट। यस सर। अगर मैं लिख रहा हूं मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं? P1 बाय P2 इज इक्वल टू m1 बाय m2, राइट, है ना। यस सर। अब मुझे मालूम है मोमेंटम होता कितना? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का कोएफिशिएंट क्या है? वेलोसिटी। ये कब वैलिड होगा? जब v1 और v2 सेम होगा, है ना। क्योंकि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? दोनों सिचुएशन में सेम होनी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी सेम है, लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? कि जिन दो सिचुएशंस को आप कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों सिचुएशंस में अगर वेलोसिटी इक्वल है, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी में इक्वल होता है। ओके बेटा, जिन दो सिचुएशंस को आप कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों सिचुएशंस में अगर वेलोसिटी इक्वल है, तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू m1 बाय m2 होगा। समझ में आई बात? यस सर। तो प्रोपोर्शनलिटी टू मास कब वैलिड है? जब वेलोसिटी सेम है ना। यस सर। और अगर मैं यहां से जाऊं तो ये बोल रहा है कि
काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो दूसरी चीज़ है पी स्क्वायर बाय 2 वो कांस्टेंट होना चाहिए। 2 तो कांस्टेंट है, मतलब पी स्क्वायर को कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ या ना? मतलब मोमेंटम सेम होना चाहिए, राइट? यस सर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार फिर समझ में आएगा, वो लिख के बताऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। सर मतलब मोमेंटम सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ, और दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है? दूसरा फॉर्मूला कह रहा है कि अच्छा ओके, मैं मोमेंटम से चला गया। चलो इसको ये समझ में आ गया ना? अब मैं काइनेटिक एनर्जी Yes, sir. के लिए दोनों केसेस करवाता हूँ, ठीक है? मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए दोनों केसेस करवाता हूँ। देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में आपने कहा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास है, राइट? तो मैं इसका मतलब निकालूंगा कि दो सिचुएशन जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उन दोनों में काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो मास के रेशियो के इक्वल है, हाँ या ना? और ये कब होगा? यस सर। ये कब होगा? ये तब होगा जब v स्क्वायर इज कांस्टेंट। यस सर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि हाँ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास है, या स्पीड कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास है। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन अगर स्पीड वेरी कर रही है, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को आप कंपेयर कर रहे हो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर वेलोसिटी इक्वल नहीं है तो जब डिवाइड करोगे k1 बाय k2 तो क्या ये v स्क्वायर कैंसिल होगा? नहीं होगा। इसलिए उस केस में काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास गलत हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। दूसरा मेरे को बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, राइट? इसका मतलब आपने बोला मेरे को कि सर इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास। इसका मतलब ये हो गया कि k1 बाय k2 इज इक्वल टू 1 बाय m2, मतलब कि m2 बाय m1। यस सर। ये कब होगा? तो सर ये तब होगा जब p स्क्वायर कैंसिल हो जाए, मतलब p स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि मोमेंटम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये वैलिड होगा तो ये वैलिड होगा, ये वैलिड होगा तो ये वैलिड होगा। जहां पे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट का मतलब क्या है? जिन दो सिचुएशन को आप कंपेयर कर रहे हो उन दोनों सिचुएशन में इक्वल, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कार है एक ट्रक है, ठीक है? दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ट्रक की। लेकिन अगर दोनों सेम मोमेंटम से जा रहे हैं तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? कार की। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं मतलब ये हो गई बात। यस सर। तो मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास है, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लेकिन अगर दोनों सेम मोमेंटम से जा रहे हैं तो ये हो गई बात। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास है, मतलब कि क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी का Yes, मतलब sir. क्लियर है? सर आ गया। ठीक है, चलो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके ओके, कॉपी कर लो इसको जल्दी जल्दी सब लोग। सर डन। तो कर लिए डन। और कहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी में कंफ्यूजन हुआ है इस तरीके का? बताओ तो। अच्छा अभी तक नहीं हुआ है, क्लास 10th में आएगा एक और अच्छा कंफ्यूजन, ठीक है? तब फिर से बात करेंगे इस बारे में। बढ़े आगे। यस सर। बताओ इसके आंसर फटाक से। सर का जल्दी बोलो। सर कार। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। कार इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। क्यों? क्योंकि दोनों केस में क्या सेम है? सेम है मोमेंटम। क्या सेम है? मोमेंटम। यस सर सर। मोमेंटम। मोमेंटम सेम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ
काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास ऑफ कार अपॉन पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास ऑफ ट्रक। क्योंकि मोमेंटम सेम है, पी पी कैंसिल हो गया, 2 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक बाय मास ऑफ कार। अब सबको पता है किसका मास ज़्यादा होता है, ट्रक का कि कार का? ट्रक। ट्रक का। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अगर कोई इसमें हाफ mv² लगाना जाएगा तो क्या होगा उसका मालूम है? देखो वो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ ट्रक, mt से ट्रक हो गया, ठीक है, मास ऑफ ट्रक इंटू v² लिख सकता है क्या? अच्छा मास ऑफ तो कार आएगा ना। हाँ है ना? ये सही है कि गलत है? सर सही है। गलत है। सर भाई- वी स्क्वायर सिर्फ थोड़ी होगा। ये vc और vt आएगा ना भाई, दोनों का वेलोसिटी Yes, अलग sir. अलग है ना। यस सर। हाँ है ना? यस सर। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार बाय मास ऑफ ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ कार बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रक का होल स्क्वायर, राइट? यस सर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स फंस जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स यहीं पे कमाल कर चुके होंगे, v² कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उनमें से जो बचे, जो इस गलती से बचे, वो क्या करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ जाके फंस जाएंगे कि सर वेलोसिटी का रिलेशन नहीं दिया है। तो दिया तो है यार, मोमेंटम सेम है ना, है ना? तो ये आप यहाँ पर छोड़ दो, इसको आप 1 बना के छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू इतना। इसको आप लिखोगे मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ट्रक। दिस मीन्स मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। दैट मीन्स velocity of car upon velocity of truck is equal to mass of truck upon mass of car। ये बना इक्वेशन 2, है ना? इसको उठाकर यहाँ डाल दिया तो क्या बना, उसका आगे की चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या बना बताइए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू क्या आया, मास ऑफ कार बाय मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बाय वेलोसिटी ट्रक इज मास ऑफ ट्रक बाय मास ऑफ कार, इसका स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक बाय मास ऑफ कार विच इज ग्रेटर देन 1, विच मीन्स अगेन दिस आंसर। तो अगर आप गलती नहीं करोगे ना तो आंसर गलत नहीं आएगा। हो सकता है आंसर ना आए, मतलब आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओ, लेकिन अगर आप गलती नहीं करोगे तो गलत आंसर तक नहीं पहुंच सकते। फिजिक्स में इतनी गारंटी है। ओके बेटा? यस सर। यस सर। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया। ठीक है चलो। यहां पर ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, है ना? यस सर। कौन सा मेथड अच्छा है, पहला कि दूसरा? पहला। हाँ, तो पहला वाला अच्छा है। अब समझो क्यों अच्छा है पहला वाला, पता है? सर वो ज्यादा इजी लग रहा है। वो तो ठीक है, वो इजी क्यों लग रहा है इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हमेशा सिखाया हूँ आपको ये चीज़। सर क्योंकि उससे डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मोमेंटम ही Yes, मेंशन sir. किया हुआ है और उसमें भी मोमेंटम ही है हाँ, क्वेश्चन। बात समझो, हमेशा अपने क्वेश्चन को उस क्वांटिटी की टर्म्स में सॉल्व करिए जो अलग अलग सिचुएशंस में सेम है। ये सबसे बेसिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। क्या? ये कौन सी चीज़ कांस्टेंट है उसको पकड़ने की कोशिश करता है।
अगर कोई चीज़ कांस्टेंट पकड़ में आ गई ना आपको, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यस सर। मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ओलंपियाड के लेवल के देखे, सब में बेसिक वही है, क्या कि ये कांस्टेंट क्या है ये ढूंढो। कई बार दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, कई बार नहीं दे रखा होता, आपको ढूंढना होता है कि जिन 2 सिचुएशन को या 4 सिचुएशन को हम कंपेयर कर रहे हैं वहां पर कांस्टेंट क्या है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और उस कांस्टेंट के टर्म्स में सब कुछ लिख दीजिए, देखिएगा सब कुछ कैंसिल होकर अपने आप आंसर आ जाता है। आया ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल। जैसे इसने अ बॉल बोला क्या हो गया, मास कांस्टेंट हो गया, है ना। इस चीज को हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, पर यह आपको बता दूं, आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट बैठा हुआ है ना, इसलिए आप मास को कांस्टेंट मान के अक्सर इक्वेशन लिख देते हो, और आप वही काम कर रहे हो कि क्या कांस्टेंट है उसके टर्म्स में सब कुछ लिखूंगा। समझ में आई बात? आया ना? देखो, कोई चीज कांस्टेंट हो या जिसके बारे में 2 सिचुएशंस में रिलेशन पता हो। किसके बारे में रिलेशन पता है? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है ना, इट इज इंक्रीज्ड 4 फोल्ड्स, है ना। आया ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज्ड 4 Yes, फोल्ड्स। sir. उसको 4 गुना कर दिया, मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स k नॉट, यही क्या है ना, यस सर। है ना। हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें चाहिए मोमेंटम का रिलेशन, कि मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो इसके भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। यहाँ ही पर क्योंकि मोमेंटम जी, तो कुछ लोग सीधे मोमेंटम में चले जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। p² बाय 2m इज इक्वल टू 4 टाइम्स p0² बाय 2m, क्योंकि मास कांस्टेंट है, 2m कैंसिल हो गया। दैट मीन्स p² इज इक्वल टू 4 p0² हो गया, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो p इज इक्वल टू 2 p0 हो गया, मतलब कि मोमेंटम इज डबल्ड, राइट। आगे आंसर कि नहीं आ गया? यस सर। कई लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4k0 है, इसका मतलब हाफ mv² इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाफ mv0²। अब देखो इसके बाद क्या होगा, कुछ समझदार लोग इस हाफ एम को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा क्या करें। उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू 2v0, तो आ गया, है ना। यस सर। इसका मतलब अब मेरे को मोमेंटम चाहिए, इसका मतलब कि mv इज इक्वल टू 2m v0। आ गया आंसर, के नहीं आया? यस सर। आया ना। कौन सा बेटर है? आप बोलोगे सर दोनों इक्वल है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा Yes, sir. उनका पहला वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अक्ल लगाई कि मेरे को मोमेंटम में रिलेशन चाहिए, तो मैं सीधे मोमेंटम में चला गया, है ना। Yes, sir. यस सर। यहाँ मैंने पहले वेलोसिटी में रिलेशन निकाला, फिर उसका यूज करके मैं मोमेंटम में रिलेशन निकाल रहा हूँ। ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, है कि नहीं है? यस सर। और वो 2 स्टेप सोचिए क्या है, उसमें दोनों तरफ आपने मास से मल्टीप्लाई किया है, ये कई बार चमकता नहीं लोगों को, है ना। यस सर। बेटा बड़े बड़े क्वेश्चंस में देखा है मैंने, यही चीज़ होती है क्या, कि आप चेक करते हो कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के टर्म्स में सब कुछ लिखते हो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता आता है।
ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, इसमें सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? बताइए, सेकंड लॉ क्या है, फटाफट बोलिए। Sir, force is directly proportional to change in momentum. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और? एनीवन एल्स? Sir, force is directly proportional to rate of change of momentum. हाँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैंने एक बार पढ़ा रखा है, कई लोग नहीं तो बोलते फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इनफैक्ट कई जगह आपको लिखा हो मिल जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये गलत है, और इस पर कई लोग आर्गुमेंट भी करते हैं इस तरीके से, है ना। Yes, sir. और होता क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लॉ ही नहीं है। लॉ क्या है? तो ये वाला, नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। अच्छा, आप लोगों को डी समझ में नहीं आता, आप लोग क्या लिखोगे? डेल्टा। कुछ लोगों को आता है, Delta. कुछ लोगों को आता है समझ में, फिर भी वो डेल्टा ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस पे नहीं है। हाँ, ठीक है बेटा। Yes, sir. सर आप तो गायब हो गए। मैं गायब हो गया? Yes, sir. आ गया? ठीक है बेटा, Yes, sir. ये आपका लॉ है। इसके बाद क्या लिखेंगे? दिस मीन्स, वैसे ही आना वेक्टर इक्वेशन होती, ठीक है, ठीक है। दिस मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा mv बाय डेल्टा t, है ना। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू डेल्टा mv क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, vf और vi, ठीक है। क्योंकि मास दोनों केस में सेम है, मास ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता। कुछ केसेस में हो भी जाता है, उसके बारे में अलग बात करेंगे, अभी नहीं है, उस सिलेबस में है नहीं। मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, राइट। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसमें भी वेक्टर लगाना चाहिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. लेकिन आप लोग वेक्टर लगाओगे क्या स्कूल के एग्जाम में? नहीं लगाओगे, ओके। Okay, sir. Yes, sir. बस मेरे ख्याल से लगाओगे तो नंबर नहीं काटा जाएगा, बट फिर भी क्यों पंगे लिए जाए, है ना। तो फोर्स कितना है? मास Yes, इंटू एक्सेलरेशन, ओके। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? इनिशियल मास फाइनल मास सेम होने चाहिए, मास में चेंज नहीं होना चाहिए, मास कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये कब वैलिड है? इफ मास इज कांस्टेंट। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का मास टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और जनरली नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े Yes, फिर। sir. Yes, sir. अब इसको डेरिवेशन तो कर लिया ना अपन ने अभी, Yes, sir. अभी तो किए। आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, याद है? बकवास तो बहुत करता है वो। क्या बोलता है? अब an object at rest will continue to be at rest and an object in motion will continue to move with same velocity with same speed In the along same direction In the same direction. until and unless Unless a net And force a acts on net it. external force acts on it. सीधी भाषा में
if net force is 0, in fact net external force is 0, then acceleration is 0. यही नहीं कह रहा है वो, इतनी बड़ी बात, इतनी लंबा चौड़ा सेंटेंस मार दिया. हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड लॉ क्या कहता है? As F is equal to mass into acceleration. सेकेंड लॉ से ही आता है ना. सेकेंड लॉ implies, okay, therefore if F is equal to 0 then acceleration is equal to 0. तो फर्स्ट लॉ तो सेकेंड लॉ का स्पेशल केस है. हाँ है ना. हाँ है ना. Yes, sir. तो अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब फर्स्ट लॉ ऑटोमेटिकली आ रहा है. फर्स्ट लॉ तो फर्जी है कि नहीं? Yes, sir. चलो. और सबसे ज़्यादा टाइम हम किस में लगाते हैं? फर्स्ट लॉ में लगाते हैं, है ना. Yes, जैसे sir. चलो फिर दो चीज़ें हो गई. आपको पता है थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ से आ जाता है, आपको मालूम है? No, sir. नहीं मालूम है? देखो भाई, अब मैं यहाँ पर थर्ड लॉ, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, क्या होता है थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना. Yes, sir. Yes, sir. नाउ कंसीडर अ सिस्टम. थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, ये आपके सिलेबस में नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ. एक स्पेशल केस में प्रूफ करूंगा. लेट्स से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, M1 M2, ठीक है. इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है. तो इस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दोनों को मिलाकर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है. उसके अलावा ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, F1 और F2. F1 क्या है? फोर्स ऑन 1/2, और F2 क्या है? फोर्स ऑन 2/1. ओके बेटा, समझ में आई बात? प्लस एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो किस पे लग रहा है मतलब नहीं, थोड़ा F1 पे लग रहा होगा, थोड़ा M1 पे लग रहा होगा, थोड़ा M2 पे लग रहा होगा, अलग बात है, ठीक है. तो मैं क्या इसका मोमेंटम लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसका मोमेंटम लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, राइट. लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. दिस इम्प्लाइज जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्या है बेसिकली? P1 प्लस P2 है ना. Yes, sir. दैट इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाय डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 बाय डेल्टा T, है ना. हाँ है ना. Yes, sir. सर हाँ बेटा. सर डेल्टा मोमेंटम का डेल्टा P1 प्लस P2 क्यों और माइनस क्या बेटा? वेक्टर है ना. है ना. हाँ है ना. अब देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया. ये जो F एक्सटर्नल है ये कैसे होगा? थोड़ा फोर्स इस पे लग रहा होगा, थोड़ा फोर्स इस पे लग रहा होगा, है ना. Yes, sir. तो बेसिकली इस पे लग रहा होगा F1 एक्सटर्नल, इस पे लग रहा होगा, लेट से F2 एक्सटर्नल, है ना. Yes, sir. तो बेसिकली इस पे लग रहा होगा F1 एक्सटर्नल, इस पे लग रहा होगा लेट से F2 एक्सटर्नल, इस पे लग रहा होगा लेट से F1 एक्सटर्नल, इस पे लग रहा होगा लेट से F2 एक्सटर्नल,
सर क्या वो इक्वली डिवाइडेड होगा? नहीं, कुछ भी होगा, राइट, है ना। अब नाउ डेल्टा P1 Yes, बाय डेल्टा T क्या है? ये बॉडी 1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। तो दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F1 एक्सटर्नल बाय, सॉरी बाय क्यों आएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F1 एक्सटर्नल, है ना, सब वेक्टर है, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा F2 प्लस F2 एक्सटर्नल, राइट। yes sir. यस और नो, समझ में आया भाई? इसका मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स मतलब F1 प्लस F1 एक्सटर्नल, और इसका मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? F2 प्लस F2 एक्सटर्नल, राइट। Yes, sir. और F एक्सटर्नल क्या है? F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, हाँ या ना। समझ में आई बात? इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, F1 और F2 एक साथ कर दिया, F1 एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल एक साथ कर दिया, और ये क्या है, F एक्सटर्नल तो क्या है, सिंपली F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल है ही है, हाँ या ना। नहीं समझ में आया? नहीं सर, हमारे को समझा देंगे। देखो एक काम करो, अगली लाइन लिखने से पहले ना एक बार इस बीच वाले को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, यहां से लेकर यहां तक थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहां तक सबको समझ में आया है? अब यार यहां तक अगर समझ में आया तो इसके आगे इसमें किया क्या मैंने, F1 वेक्टर F2 वेक्टर को एक साथ रख दिया, F1 एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल को एक साथ रख दिया, ठीक है। और इधर जो F एक्सटर्नल है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या होगा? बेसिकली ये इन दोनों का सम ही तो है, हाँ या ना। अब इसमें मैं क्या समझाऊं? सर वाला पार्ट एक और वापस समझा दीजिए। जो ब्रैकेट में किया था वो वाला, ये वाला पार्ट समझ में आने लायक है। जो सर नेट इसके नेक्स्ट वाला, इसके नेक्स्ट सर यही वाला F1 प्लस F एक्सटर्नल। अच्छा, मैं कह रहा हूँ डेल्टा P1 बाय डेल्टा T क्या आया? इस ऑब्जेक्ट का रेट, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है ना। Yes, sir. ना इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, है ना। Yes, sir. अब इसके ऊपर Yes, नेट sir. फोर्स कितना लग रहा है? जो 2 ने 1 पे लगाया F1 प्लस जो 1 Oh, पे yes, sir, yes, sir. प्लस जो समझ एक्सटर्नल में फोर्स आ लगा गया। वो वाला F1 एक्सटर्नल, है ना। Yes, तो sir. इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो डेल्टा P1 बाय डेल्टा T है, और सिमिलरली F2 और F2 एक्सटर्नल का जो सम है वो डेल्टा P2 बाय डेल्टा T है, हाँ ना, हाँ या ना। Yes, sir. इसके बाद मैंने बस टर्म्स को रीअरेंज किया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। Yes, sir. Yes, sir. समझ तो में मैंने आ क्या देखा मालूम है? मैंने देखा सर ये तो हो गया कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब कि क्या आया, इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब ये हो गया सर कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर। हो गया ना प्रूफ? इक्वल है पर अपोजिट है, हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो थर्ड लॉ भी आगे सेकंड लॉ से, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछते हैं, पर आपसे पूछते हैं विच ऑफ द न्यूटन्स लॉज इज द मेन न्यूटन्स। समझ में आई बात? तो क्या जवाब दोगे? Second law of Second law. बस खत्म कहानी। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir.
क्योंकि सेकंड से फर्स्ट भी डिराइव हो जाता है, सेकंड से थर्ड भी डिराइव हो जाता है, इसलिए मेन लॉ कौन सा है? सेकंड। आगे बढ़े। यस सर। अब ये सब सवाल तो यार अपन कर चुके हैं ना। मास दे रखा है, यस सर। एक्सेलरेशन गिवन है, हमें मल्टीप्लाई करके बता देना है ना। आधा इंटू बी 10 न्यूटन, राइट। आगे बढ़े। A body of mass 5 kg is moving with an uniform velocity of 10 meter per second, है ना। It is acted upon by a force of 20 Newton along same direction. What will be its velocity after 2 seconds? फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी, राइट। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। A force of 100 Newton makes a body move with velocity 20 meter per second in 4 seconds. फोर्स पता है ना, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। हमें अज्यूम करना है कि इनिशियली रेस्ट पर, लिखा होगा इनिशियली रेस्ट पे था। वेलोसिटी में चेंज पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, फोर्स पता है तो मास पता चल जाएगा, राइट, है ना। यस सर। निकल जाएगा। हाँ ऐसे सोच, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऐसे सोचते हो कि नहीं सोचते हो? यस सर। यस सर। ये जरूरी है, ठीक है। चलो, अ फोर्स प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, एक्सेलरेशन पता है, एंड इतना, ओके, व्हेन इट एक्ट्स ऑन m1 एंड m2। m1 पे लगता है तो इतना एक्सेलरेशन आता है, m2 पे लगता है तो इतना एक्सेलरेशन आता है, मतलब f इज इक्वल 20 m1, f इज इक्वल 20 m2, ओके। व्हाट एक्सेलरेशन विल द सेम फोर्स प्रोड्यूस इफ द टू बॉडीज आर टाइट टुगेदर, है ना। तो ये भी अपन लोग सेम तरीके से कर सकते हैं। f इज इक्वल टू m1 a1, अच्छा इसमें तो नजर आ नहीं रहा होगा, क्या लिखोगे? f इज इक्वल टू m1 a1, f इज इक्वल टू m2 a2, f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। दैट मीन्स f इज इक्वल टू m1 कितना है, f बाय a1 प्लस f बाय a2 इंटू a। दैट मीन्स f कैंसिल हो गया, सो a इज इक्वल टू a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, आंसर, राइट। बाकी 20 इंटू 31, 20 टू 30 सब लोग कर सकते हो, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सर ये थर्ड लाइन सॉरी 24 नहीं, 12 सॉरी, थर्ड लाइन कौन सा? थर्ड लाइन f इक्वल्स टू m1 प्लस m2 क्या लिखा है? व्हाट एक्सेलरेशन विल द सेम फॉर प्रोड्यूस इफ टू बॉडीज आर टाइड टुगेदर, दोनों को बांध दिया। समझो, जब ऑब्जेक्ट m1 अकेला था, फोर्स f लगा तो एक्सेलरेशन a1 आया। जब m2 अकेला था, फोर्स f लगा तो एक्सेलरेशन a2 आया। m1 और m2 को बांध दिया तो टोटल मास कितना हो गया? m1 प्लस m2 हो गया। इस पे फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन a आया, ठीक है। आगे बढ़े। A constant force of 6 Newton starts to act on a body of mass 2 kg initially at rest. Find the time taken by the body to travel a distance of 54 meter. Constant force of 6 Newton, ठीक है। क्या दे रखा है? बॉडी का मास दे दिया, फोर्स दे दिया, एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियली रेस्ट पे है तो u0, एक्सेलरेशन आ चुका है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट है आपका 54 मीटर, टाइम पूछा है ना। हो जाएगा। यस सर, सेकंड इक्वेशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसमें क्या करना था? नेट फोर्स निकालना था। कैसे निकालेंगे?
सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उसका स्लोप निकल जाएगा, स्लोप निकाल के हम लोग निकाल देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल जाएगा और मास पता है तो फोर्स भी निकल जाएगा, फोर्स आ जाएगा, राइट। अच्छा समझो बात को, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह मोमेंटम दे देता तो क्या करते? ध्यान दीजिए, फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। सर तो फिर स्लोप से फोर्स निकलेगा। हाँ, स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. तो मोमेंटम और Yes, टाइम का sir. स्लोप दे देगा, तब भी आपको तो उसका- मोमेंटम रहेगा तो क्या होगा, एक बार समझा दीजिए। अगर यहाँ मोमेंटम होता तो मोमेंटम का फोर्स क्या होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? यस सर। तो उसका जो Yes, स्लोप sir. बेसिकली मतलब कि मोमेंटम और टाइम का अगर आप ग्राफ बना लोगे तो उसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी फोर्स। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर इधर मोमेंटम है तो ये कितना है? डेल्टा पी, और ये कितना है? डेल्टा टी। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या होगा? tan थीटा ही तो होगा, Force. है ना? बेसिकली इस हाँ, ग्राफ sir. का जो स्लोप है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, दैट इज फोर्स। कहानी खत्म। यस सर। हाँ है ना? यस सर। बस यहाँ पे एक मीटर पर सेकंड की जगह केजी मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा, राइट? है ना? यस सर। क्योंकि मोमेंटम का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड है। तो कोई दिक्कत है इसमें कि हो गया, समझ में आ गया? नो सर, नो प्रॉब्लम। आप डायरेक्टली अगर आपको मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा होगा, उसका स्लोप निकाल के आपको फोर्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आता है? क्या पढ़ा था थर्ड लॉ के बारे में? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतना ही पढ़ा था कि इसके अलावा भी मैंने कुछ पढ़ाया था? सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए थे। लिखवा दिए थे? लिखवा दिए थे थर्ड लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? यस सर। चलो फिर तो हो ही गया है ये, लेकिन फिर भी तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप में से एक एक करके बताएगा। पहले आदित्य यादव पहला पॉइंट बताइए। थर्ड लॉ तो होता ही है। Sir, action and reaction forces act simultaneously. In fact, it's impossible to tell which is action and which is reaction. एक्ट्स नहीं, एक्ट साइमल्टेनियसली, राइट? यस सर। और क्या था? और क्या था? Sir, Action and reaction forces act on different bodies. एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगला बताएगा सौम्य गुप्ता। सौम्य गुप्ता यस सर। अगला सर सेकंड पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। वो तो लिख चुका हूँ, थर्ड सर बताइए। ये हो गया। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर सिमिलर इन नेचर। सिमिलर इन नेचर। कई लोग जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया ना, 5 लोग भाग गए क्लास से, 6 लोग। और सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। Action reaction pair actually act along same line. एक्ट अलोंग Same line. सेम लाइन। ठीक है, सर एक और था। लिखवाए थे. एक और था ना, Every pair of equal and opposite forces need not to be reaction pair. ऐसा नहीं कि कोई भी दो फोर्स उठा ले सर इक्वल है अपोजिट है तो सर एक्शन रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल भी दिया था ना मैंने कि नहीं? नो सर, इसके एग्जांपल नहीं दिए थे. इस लास्ट वाले का नहीं दिया था? नो सर. अच्छा, बताया था मैंने। सर हो सकता है दिए हो। एक टेबल है, ध्यान दीजिए, एक टेबल है, एक टेबल है, इसके ऊपर बुक रखी हुई है। यस सर,
ये वाला दिए थे। हाँ सर, ये वाला ड्रॉ। इसके ऊपर mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए नॉर्मल इज इक्वल टू mg है। नॉर्मल एंड mg क्या इक्वल है एंड अपोजिट हैं, बट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन। क्यों? mg का रिएक्शन क्या होगा? वो जो ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा, मतलब अर्थ ब्लॉक को नीचे खींचेगा, ब्लॉक अर्थ को ऊपर खींचेगा। समझ में आई बात? इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स किसने लगाया? टेबल ने लगाया, तो ये टेबल पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएगा, हाँ या ना? यस सर। देखो जैसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू किए 4 लोग भाग गए, उनमें से 3 वापस आ गए क्वेश्चन पूछना खत्म करते ही। गलती से मेरा नंबर ना आ जाए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब 5 भागे थे 4 आ गए, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हो ही गए थे। सर और भी लिखाए थे आप? और क्या लिखाया था? नहीं सर, और नहीं लिखाया था, इतना ही लिखा सर और नहीं था, इतना ही था। और क्या लिखाऊंगा? Yes, 5? sir. मैं शायद जनरली 6 लिखा था, तो मेरे को आपकी क्लास में 5 ही याद आए थे, आज भी 5 ही याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। मैं 5 ही लिखवाए थे। हाँ मुझे मालूम है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि इफ नेट external force is 0, then the momentum will remain conserved. Yes sir, the initial momentum is equals to the final. that is final momentum will be equal to the initial momentum, right? Yes sir. यही था ना? क्यों? Yes, sir. डेरिवेशन क्या है? बड़ा सिंपल सर, फोर्स होता है डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी। नाउ फोर्स कौन सा फोर्स होता है? नेट फोर्स हमेशा कौन सा होता है? एक्सटर्नल। समझिए बात Net को, external force. ध्यान दीजिएगा। Yes, sir, net external. नेट इंटरनल फोर्स हमेशा 0 होता है। क्यों? सर, क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नहीं, वो तो बात की बात है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये अलग से कि हमेशा 0 होता है। क्यों बताएं? मैं बताएं? हाँ सर बताइए। देखो भैया, जो नेट इंटरनल फोर्स है ना, उसके बारे में सोचो जरा एक सर क्योंकि वो तो सिस्टम के बाद से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है ना, इंटरनल फोर्स अप्लाई। देखो जरा, सिस्टम में मान लेते हैं हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ये मेरा सिस्टम है, डॉटेड लाइन से, उसके अंदर 4 पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4। फोर्सेस कैसे लगेंगे सर? 1 के ऊपर 2 लगाएगा तो 2 के ऊपर 1 लगाएगा, कैंसिल। इंटरनल फोर्स तो यही है ना। 1 के ऊपर 3 लगाएगा तो 3 के ऊपर 1 लगाएगा, कैंसिल। 1 के ऊपर 4 लगाएगा तो 4 के ऊपर 1 उल्टा लगाएगा, कैंसिल। 3 के ऊपर 4 लगाएगा तो 4 के ऊपर 3 लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल। 3 के ऊपर 2 लगाएगा तो 2 के ऊपर 3 लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल। कैंसिल। 2 के ऊपर 4 लगाएगा, 4 के ऊपर 2 लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल। ये भी कैंसिल। समझ में आई बात? तो अंदर के Yes, नेट फोर्स yes, कितने हो गए? अंदर का नेट फोर्स तो जो सिस्टम के इंटरनल पार्टिकल्स हैं उसमें तो हमेशा ही इंटरनल फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट लग रहे होंगे ना। Yes, sir. वो तो इंटरनल फोर्स नेट निकालोगे, मतलब इन चारों बॉडीज पे लगने वाला नेट इंटरनल फोर्स निकालोगे तो 0 ही आएगा हमेशा। तो इसलिए आपका एफ नेट बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर नेट, कई बार मैंने इन दोनों का इंटरचेंजेबल यूज भी किया है, एफ नेट या एफ नेट एक्सटर्नल, दोनों हमेशा सेम होते हैं क्योंकि इंटरनल नेट फोर्स तो 0 ही होता है, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। समझ में आई बात? अच्छा चलो यहाँ Yes sir. यस। तो एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना? देयरफॉर इफ एफ नेट एक्सटर्नल 0 हो जाए देन डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। इनिशियल। हो गया कंजर्व? Yes sir. यस सर। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, क्लास 11 से पढ़ते हैं ये चीज़ें जो मैंने बताया ना, नेट इंटरनल फोर्स हमेशा 0 होता है। ये वाला जो प्रूफ है इसको लिखने का तरीका भी होता है, कैसे कैसे लिखते हो, ऐसे थोड़ा ना बनाओगे ये एरो कैंसिल, ये बनाओगे तो नंबर देगा क्या? No sir. ये तो अपने समझने के लिए बढ़िया है,
लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए। फिर वो सब 11th क्लास में, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलो कोलिजन पढ़ चुके हैं, Yes, sir. ये तो अच्छे से हुआ था। क्या होगा, दोनों आए 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 टकराए लौट गए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या खास चीज देखी आपने, क्या खास चीज देखी आपने? दोनों का वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गया। वेलोसिटी एक्सचेंज होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्या? No, sir. वो सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। इसलिए आप क्या लिखोगे, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 u1 वेक्टर प्लस m2। M2 U. अब वेक्टर में लिख रहा हूँ मतलब कि अपन को तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस से काम चल जाएगा ना। Yes, sir. मोमेंटम के बारे में बात करोगे तो प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। यस सर। चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. यस सर। रिकॉइल वेलोसिटी हो चुकी थी, अच्छे से कराया था मैंने, एक बार देख लो उसको किताब में, आपकी नोटबुक में क्या लिखा है। मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे, एक जो आपके स्कूल में होता है और एक जो सच में होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अगला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका एक्सेलरेशन पहले ही बता चुका हूं क्या मैं? यस सर। Yes, sir. टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्योंकि लगातार चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। ये लगातार एक्सेलरेट करता रहता है। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है? सेंटर की तरफ। Towards center. इसका Towards the center. सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम क्या होता है? Centripetal acceleration. एक्सेलरेशन सेंट्रीपीटल। ओके, Acceleration. एक्सेलरेशन सेंट्रीपीटल क्या होता है? ये होता है सर v² बाय r, जहाँ v क्या है? स्पीड, और r क्या है? Radius. रेडियस। Radius. ठीक है, इसलिए इस पे अगर ये ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ये वाला जो सेंटेंस बोला ना, पिछली बार नहीं बनाया था, बात समझिए। पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अलग अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास एक एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। अब एक्सेलरेशन बिना फोर्स के आ सकता है क्या? क्या बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ सकता है? No, sir. कौन मना करता है? कौन मना करता है? फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ बोलता है बेटा बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आएगा नहीं, है ना। Yes, sir. मतलब कि अगर इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो ये सर्कुलर मोशन कर नहीं सकता, हाँ या ना। बोलो, Yes, sir. कर सकता है क्या बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन? नहीं। No, sir. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन चाहिए, किधर चाहिए? सेंटर की तरफ चाहिए, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। ओके, सो देयरफॉर अ नेट फोर्स मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हम लोग F/m इक्वल्स टू v²/r लिख सकते हैं। हाँ, दिस मीन्स आपका जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ से लगेगा, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीपीटल फोर्स। ये कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन v²/r। समझ में आई बात? यस सर। तो सेंट्रीपीटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा, जिसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, वो क्या है? mv²/r है। अब आप सोचिए, जितने भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो सर्कुलर मोशन का, हम कोशिश करते हैं उसमें फोर्स
सेंटर की तरफ है या नहीं ये चेक करने की, और है तो कौन लगा रहा है। कितना तो हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना। कौन लगा रहा है सेंटर की तरफ फोर्स, ये निकालेंगे। सर्कुलर मोशन सोचिए, एक रस्सी से बांध के पत्थर घुमाएं, रस्सी से बांध के पत्थर घुमाओगे, वर्ल्ड करोगे अगर एक स्टोन को, तो सर्कुलर मोशन करेगा स्टोन, हाँ या ना। यस सर। उसको सेंटर की तरफ फोर्स कौन दे रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन। समझ में आई बात। यस ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, ये सब क्लास 11th के बच्चों को भी ठीक से समझ में नहीं आता, बट ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज नॉट अ फोर्स। सर क्यों? ध्यान दीजिएगा, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, है ना। ये बोल रहा है भाई सर्कुलर मोशन करना है, सेंटर की तरफ फोर्स लगाओ, नहीं तो सर्कुलर मोशन कैसे करूंगा। कोई आओ सेंटर की तरफ फोर्स लगाओ, कोई आओ सेंटर की तरफ फोर्स लगाओ। समझ में आई बात। यस सर। इसलिए जब रस्सी से बांध के आप स्ट्रिंग को घुमा रहे हो तो रस्सी को काट दोगे तो फिर भी घूमेगा क्या वो? नो सर। नो सर। मतलब रस्सी कुछ कर रहा था उसको गोल गोल घुमाने के लिए। क्या कर रहा था? सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा था, टेंशन फोर्स। समझ में आई बात? हाँ या ना? और बताएं, जब आप गाड़ी को टर्न करते हो रोड पर तो सेंटर की तरफ जितनी देर टर्न कर उतनी देर के लिए सर्कुलर मोशन है ना? यस सर। हाँ सर उतना। हाँ समझो बात को, गाड़ी ऐसे आई, टर्न करके इधर चली गई, तो टर्न के ड्यूरेशन के लिए सर्कुलर मोशन है ना भाई? यस सर। यस सर। तो ये सर्कुलर मोशन करते वक्त गाड़ी को सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। यस सर चाहिए। तो बताओ गाड़ी को कौन घुमाता है? गाड़ी को टर्न कौन कराता है? ड्राइवर। हाँ सर ड्राइवर तो करता है, वो अलग बात है। फोर्स कौन लगाता है? फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के कार टर्न करेगी क्या? सोच के देखो, आप मान लो आप आइस पे गाड़ी चला रहे हो, आइस पे एकदम परफेक्टली स्मूथ आइस है, उस पर स्टीयरिंग घुमा के देखो, घूमेगी गाड़ी या आपकी साइकिल? नो सर। नहीं सर। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब क्या आप सोच भी सकते हो कि आप सिर्फ ऐसे आइस पे स्टीयरिंग घुमाएंगे और कार टर्न ले लेगी? सोच सकते हो आप ऐसा? नो सर नहीं पता घूमता। है क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि आपको फिजिक्स पहले से पता है, बस उसको वर्ड्स में और इक्वेशंस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, है ना? यस सर। यस सर। बिकॉज फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट वी ऑब्जर्व। वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड इट कि यार चिकने सरफेस पर टर्न करने आते हैं, गिर जाते हैं, है ना? यस सर। यस सर। तो मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी टर्न नहीं होगा। नहीं करेगी। तो जब कार टर्न कर रही होगी तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? सेंटर की तरफ। तो फिर सर यहाँ पर रोप का काम फ्रिक्शन कर रहा है? हाँ, या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम फ्रिक्शन कर रहा है। ओके, और बताएं? ओके सर। और बताएं एग्जांपल। यस सर। यस सर। आपने कभी हाथ से ऐसे एरोप्लेन चलाने की एक्टिंग करी है? की होगी। यस सर बहुत बार। उसको Yes, टर्न कैसे sir. कराते हो? उसको टर्न कैसे कराते हो? ऐसे नहीं कराते हो? यस सर। ऑटोमेटिकली हाथ को झुकाते हो कि नहीं झुकाते हो? टर्न हाँ, कराते हो। sir. क्यों झुका रहे हो? Yes, पता है? क्योंकि आपको पता है जब तक एयर इस पे टेढ़ा लग के थोड़ा सा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ नहीं लगाएगा तब तक ये टर्न नहीं करेगा। आपको पता है पहले से, यू ऑलरेडी नो दिस। आपको छोड़ो, दूसरी तीसरी के बच्चे को पता है ये, हाँ या ना? यस यस सर। यू आप कैन यू एक्ट कि भैया प्लेन ऐसे जा रहा है ऐसे मुड़ गया? कैन यू इवन एक्ट लाइक दिस? विल इट फील सेटिस्फाइंग टू यू? नहीं ना? नो सर। जबकि आपने देखा भी नहीं है कि सच में वो झुकता है कि नहीं झुकता, बट आपको पता है झुके बिना टर्न ले ही नहीं सकता, क्योंकि जब झुकेगा तो एयर का फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा। टेढ़े फोर्स का क्या होगा? थोड़ा सा पार्ट ऊपर जो उसके वेट को बैलेंस करेगा, थोड़ा सा पार्ट हॉरिजॉन्टल जो कि उसको सर्कुलर मोशन करा पाएगा। समझ में आई बात? इतना आपको मालूम है, बाप रे। ठीक है? यस सर। और बताएं? यस नो सर। सर।
साइकिल टर्न कराते हो झुकाते हो कि नहीं झुकाते? यस सर, हाँ। Yes, sir. Yes, sir. देखो प्लीज ये स्टंट करना मत, पर आपको एक बात बताता हूँ, आपको ऐसा लगता है साइकिल टर्न कराते हो आपको हैंडल घुमाना जरूरी है, लगता है कि नहीं लगता? Yes, sir. पर sir. आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप ही में से कुछ लड़के जो करना नहीं चाहिए कभी भी, मैंने अपने टाइम पे खूब किया है, पर आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप में से कुछ लड़के कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरे टाइम पे सिर्फ लड़के करते थे ऐसी हरकतें, आजकल तो बहुत बढ़िया हो गया, लड़कियां भी अच्छे अच्छे काम करती हैं। पर कुछ लड़के हैंडल छोड़ के साइकिल चलाते हैं Yes, sir. हाँ सर करते हैं। और वो टर्न भी ले लेते बिना हैंडल टच किए, हाँ सर, देखा है मैंने। है ना? हाँ सर किया है। बिकॉज दे नो कि टर्न कराने के लिए हैंडल मोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑल यू नीड इज अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और वो फोर्स कैसे मिलता है? साइकिल को झुका कर मिलता है, हैंडल टर्न करने से नहीं मिलता। और इसीलिए साइकिल जब शुरू में सीखते हो ना तो गिरते हो, क्यों? आपको लगता है हैंडल मोड़ देंगे साइकिल मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ी, गिर गए, होता है कि नहीं होता? यस सर। Yes, असली sir. चीज क्या है? साइकिल को झुकाना। साइकिल को झुकाने से क्या होगा? सोचो जरा, साइकिल ऐसे झुक गई, ये हैंडल है उसका, तो इस पे फोर्स जो है ना ग्राउंड से वो कैसे लगता है? थोड़ा फ्रिक्शन इधर लगता है, थोड़ा नॉर्मल फोर्स इधर लगता है, ठीक है? हल्का आपका फ्रिक्शन का आइडिया होगा आपको। इसका जो नेट फोर्स है वो साइकिल के लॉन्ग ही लगता है। ओके बेटा? Yes, sir. है ना? और ये जो फ्रिक्शन है ना, ये साइकिल को टर्न कराता है, या इस नेट फोर्स का वो पार्ट जो हॉरिजॉन्टल है वो साइकिल को टर्न कराता है। इसलिए आप साइकिल को झुकाते हैं ताकि नेट फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। हमेशा नेट फोर्स होगा साइकिल के लॉन्ग लगेगा। ओके बेटा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. समझ में आया कुछ? हाँ सर। Yes, sir. और बताएं एग्जांपल? यस सर। बता दें? अच्छा सुनो, Yes, sir. अच्छा सुनो, अर्थ सन के अराउंड चक्कर काट रहा है कि नहीं काट रहा? यस सर। क्यों Yes, काट रहा है? sir. क्यों काट रहा है? क्योंकि भैया अर्थ सर सन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है। सन उसे पकड़ के बैठा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं जाने दूंगा, 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 और वो गोल गोल घुमा रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. और अगर वो जिस मोमेंट पे सन बोलेगा थक जाएगा, अच्छा ठीक है यार थोड़ी देर के लिए थक गया, हाथ में दर्द हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ देते हैं, उस मोमेंट पे अर्थ क्या करेगी? टेंजेंशियली निकल जाएगी। यस सर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बंद किया सन ने लगाना अर्थ के ऊपर, तो अर्थ टाटा बाय बाय। ओके? Yes, sir. तो सर अर्थ के उससे सारे प्लैनेट ही हो जाएंगे टाटा बाय बाय। हाँ, सारे प्लैनेट टाटा बाय बाय। मैं तो एग्जांपल दे रहा था अर्थ का। सिमिलरली मून के ऊपर अगर अर्थ ने फोर्स लगाना बंद किया तो मून टाटा बाय बाय, है ना? Yes, sir. तो हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, तब जाके सर्कुलर मोशन होगा। अगर सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये बता रहा है देखो कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को पूरा कर रहा है, तब सर्कुलर मोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग, कोई ना कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो सेंटर को सीक करे। ओके बेटा? यस Yes, sir. तब जाके सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सर हमने तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही पढ़ा है, सुना कि नहीं पढ़ा? सुना? यस सर, ये सुना है। Yes, sir. सुना है. सुना है। अच्छा, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कैसे होता है, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं ना? हाँ No, sir. चलो, No, sir. तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करता हूँ इसी पेज पे, या नया पेज ले लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखो भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अपने आप में जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ना थोड़ा सा एक्चुअली आप लोगों को एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सूडो फोर्स का, जो नहीं पता आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा क्लास 9 के लेवल पे बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर फिर भी आप लोगों की किताब में लिखा है इसलिए मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आए तो बताना। इमेजिन दिस, वो जो कार टर्न कर रही थी, आपने बोला कि सर उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसलिए वो सेंटर की तरफ जा रही है, हाँ या ना? Yes, sir. बट इमेजिन दिस कि आप उस कार के अंदर बैठे हो
आप तो बैठे हो, है ना, आप तो रेस्ट पर हो, Yes, sir. राइट। आप तो एक्सेलरेट कर नहीं रहे, आप तो मूव ही नहीं कर रहे, हाँ या ना, Yes, sir. हाँ या ना। तो ये सारी फ्रिक्शन Yes, नामाकुल sir. क्या कर रहा है? आप क्या बोलोगे? कार में बैठे बैठे अबे हम तो रेस्ट पर है, कार रेस्ट पर है, फ्रिक्शन पता नहीं क्या कर रहा है। सर न्यूटन लॉ गड़बड़ा गया, फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कार में बैठ के बोलोगे कि Yes, नहीं sir. बोलोगे? बोलेंगे. पूरी चीज दोबारा सुनो। कार के बाहर बैठ के आप बोलो देखिए सर फ्रिक्शन जो है ना वो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए कार सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, राइट। Yes, sir. लेकिन आप कार के अंदर बैठते ही रेस्ट पे आ गए हो, मतलब कार रुकी नहीं है, बट आपके अकॉर्डिंगली आप रेस्ट पे रहते हो ना हमेशा, ये तो पढ़ाया था ना मैंने। यस सर। Yes, sir. आप अपने अकॉर्डिंग हमेशा रेस्ट पे रहते हो, क्यों? क्योंकि आपसे अगर पूछे आप कहाँ हो तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कार में बैठे हैं। नहीं, मैं यहाँ हूँ बोलोगे, मैं यहाँ हूँ, राइट। Yes, sir. कार आधा चक्कर काट लिया, आपसे फिर पूछा मैंने कहाँ हो बेटा, सर मैं यहाँ हूँ, यही ना मैं बोलोगे। यहाँ हूँ. तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? यहाँ। फाइनल पोजीशन क्या थी? यहाँ। चेंज इन पोजीशन यहाँ माइनस यहाँ 0, मतलब आप रेस्ट पे थे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. किसने सिखाया था ये? मैं शाहरुख खान अंकल ने सिखाया था, पूरा गाना गा के, याद है? No, sir. अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ नहीं याद है? हाँ sir, वो. ठीक है, चलो। Yes, sir. तो कार टर्न करेगी या ना करे, कार चले ना चले, अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो आपके अकॉर्डिंग कार रेस्ट पर है, हाँ या ना। यस सर। लेकिन सर फ्रिक्शन तो लग रहा है सर, फोर्स तो लग रहा है सर, तो फोर्स क्या कर रहा है सर? न्यूटन गलत हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. फोर्स लगने के बावजूद एक्सेलरेशन नहीं है सर, देखिए सर न्यूटन लॉ की ऐसी तैसी कर दी हमने, है ना। Yes, sir. अब आपको एक सच्चाई बताऊं, हाँ सर बताइए. वहां जाकर न्यूटन लॉ सच में गलत हो गया। सर क्या बोले? वहां पर जाकर न्यूटन सर, लॉ सच में वो फेल हो दिखता गया। है। न्यूटन लॉ सच में फेल हो गया, इसमें कोई वो नहीं है कि न्यूटन है तो हमेशा सही रहेगा, नहीं, सच में न्यूटन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि फोर्स है और एक्सेलरेशन नहीं, साफ साफ दिख रहा है ना। अब इसमें न्यूटन क्या बोलेगा? कुछ बोल सकता है न्यूटन? No, sir. फोर्स है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, न्यूटन की ऐसी तैसी, हाँ या ना। सर न्यूटन का लॉ गलत हो गया वहाँ पर। हाँ गलत हो गया, और जैसे ही न्यूटन का लॉ गलत हुआ हमारी हालत खराब। अरे सर इतने सालों में जो बड़ा सब बर्बाद, इतने सारे जो बड़ा सब बर्बाद है ना। Yes, sir. हमने बोला ना ये नहीं होने देंगे, ये ना होने देंगे। हमने बोला न्यूटन तुम सही हो चाहे नहीं हो, हम तुमको सही करके रहेगा। समझ में आई बात? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, अंदर बैठे बैठे मान लेंगे अरे फ्रिक्शन है ना, पक्के से कोई और फोर्स लग रहा होगा जो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। समझ में आई बात? वो फोर्स कौन लगा रहा है? Yes, sir. फोर्स कौन लगा रहा है? कोई नहीं। कहां पर है फोर्स? पता नहीं। कैसे आया फोर्स? पता नहीं। फोर्स का नाम क्या है? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर पर मानेंगे कि जब पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है। क्योंकि नहीं मानेंगे तो न्यूटन गलत हो जाएगा और हमारी पूरी पढ़ाई की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब एक्चुअली क्या था कि अगर उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर दिया जाए ना, अगर एक छोटा सा करेक्शन कर दिया जाए, उस करेक्शन का नाम होता है स्यूडो फोर्स। सर्कुलर मोशन उसका एक स्पेशल केस है जिसमें स्यूडो फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अगर न्यूटन के लॉ में एक छोटा सा करेक्शन कर दिया जाए तो न्यूटन लॉ फिर से वैलिड हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा, आपको टोटल करेक्शन नहीं देखना, आपको उसमें छोटा सा करेक्शन देखना है। क्या करेक्शन किया हमने? हमने बोला कि अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन रेफरेंस फ्रेम में हो, अगर हम खुद एक्सेलरेट कर रहे हो, जैसे कार का जो मोशन वो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है ना, हाँ। उस केस में एक नकली फोर्स लगता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। कौन लगाता है फोर्स? पता नहीं, बस लगता है, बस लगता है। समझ में आई बात? Yes, sir. तो अगर हम एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में हो तो एक नकली फोर्स लगता है, वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है इसलिए वो फोर्स सेंटर से अवे की तरफ होगा। उस नकली फोर्स का नाम सर्कुलर मोशन के टाइम पे क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन m
वी स्क्वायर बाय आर। अब आप क्या बोलोगे कार के बारे में? देखो सर, कार है, कार पे फ्रिक्शन लग रहा है सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर आ गया। सर फिर से कहानी सॉल्व हो गई, अपन चले टाटा बाय बाय। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी है? हाँ, ये इमेजिनरी फोर्स है, नकली फोर्स है, बोलता रहा हूँ, असली फोर्स नहीं है। सर सच में? अब सोचो बात को, ये नकली फोर्स है, ये इमेजिनरी फोर्स है, ये असली का फोर्स नहीं है, पहले तो समझ लो, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज अ स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स। फॉल्स फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज अ टाइप ऑफ फॉल्स फोर्स। स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स कह सकते हो, नकली फोर्स, ठीक है? यस सर। समझ में आई बात? ये एक नकली फोर्स है, इसमें मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं अदरवाइज कि सर नहीं ये सच में फोर्स लग रहा है, नहीं। बट पता है ये एक ऐसा नकली फोर्स है जो हमें फील भी होता है। सोचिए, आप जब उस कार में बैठे हो, जो कार टर्न कर रही है, बहुत तेज स्पीड में टर्न करे, तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ गिरते हो कि नहीं गिरते हो? यस सर। यस सर। कौन गिरा रहा है? कौन गिरा रहा है? यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस सर। समझ में आई बात? यू कैन एक्चुअली फील दैट फोर्स, राइट? अब सोचिए, Yes, उस कार के डैशबोर्ड पे एक डब्बा रखा हुआ है, बहुत तेज टर्न करे तो डैशबोर्ड से डब्बा साइड में खिसकता है कि नहीं खिसकता? बाहर चल जाता है। खिसकता है ना? क्यों खिसकता Yes, है? sir. यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खिसकाता है, यही नकली फोर्स खिसकाता है। तो मतलब अब क्या कहोगे? अगर आप घूमने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओ तो आप क्या कहोगे? सर अर्थ जब सन के चक्कर काट रहा है ना सर, मैं तो अर्थ पे बैठा हूं, अर्थ तो रेस्ट पर है सर, लेकिन जब अर्थ चक्कर काट रहा है ना सर, तो क्या हो रहा है? वो जो सन जो फोर्स लगा रहा है ना सेंटर की तरफ, सन की तरफ, उसको सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर दे रहा है। ध्यान में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ध्यान दीजिए, जब आप बाहर, सुनो बात को, जब आप बाहर से देख रहे हो तो क्या बोलोगे? सर सन का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। और जब आप अर्थ बैठ के देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर सन का जो फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। समझ में आई बात? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक सेंटेंस में नहीं आते, एक्सेप्ट वो वाला सेंटेंस जो मैंने अभी बोला, ठीक है? यस सर। समझ में आई बात? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक साथ नहीं बोलोगे। ऐसा कोई अगर किसी ने बोला ना, सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा mv स्क्वायर बाय आर, बोला हाँ बेटा। सर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगा mv स्क्वायर बाय आर, बोला हाँ बेटा। तो सर फ्रिक्शन का क्या हुआ? बोला चप्पल मारूंगा पकड़ के। अब भाई फ्रिक्शन ही तो था जो सेंट्रीपिटल फोर्स को रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था। मैंने पहले लिखा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, हाँ या ना? यस सर। समझो चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। दो फोर्स के बारे में बात करते हैं, एक वो फोर्स जो नकली है और एक वो फोर्स जो है ही नहीं, हाँ या ना? यस सर। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? एक नकली फोर्स और एक है ही नहीं, गजब चैप्टर है भाई। तो mv स्क्वायर बाय आर जो है वो कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल भी है, स्यूडो फोर्स है। mv स्क्वायर बाय नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है? स्यूडो फोर्स है, राइट? यस यस सर। सर। चलो आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. सर ये अनिल सर भी समझाए थे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझिए बात को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो और खतरनाक चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत खतरनाक चीज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम एक्चुअली फील करते हैं, इसका हम जबरदस्त यूज करते हैं। सोचिए जरा, अच्छा आपको बचपन से पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये प्रूफ करूं? प्रूफ कर दूं? यस यस सर। खाना खाने से पहले हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? हाँ सर धोते हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, धोने का क्या करते हो? टॉवल में पोंछते हो? यस सर। और मान लो जहां पे टॉवल में पोंछते हो वहां पे टॉवल नहीं तो क्या करते हो? पैंट में। पैंट पोंछते हो। पैंट तो गंदी, हाथ और गंदा हो गया, फायदा क्या हुआ हाथ धोने का? सर जो मिलता है उसमें पूछ देते हैं। जो मिलता है पोंछ देते। अच्छा, कोई ऐसा नहीं करता, अरे यार टॉवल नहीं है? हाँ सर। हाँ यस सर। आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप सर्कुलर मोशन करा रहे हो, है ना?
यस सर। पानी के जो ड्रॉप्स है उनको आपने सर्कुलर मोशन कराया, करते हैं। आपने पानी के ड्रॉप से सर्कुलर मोशन कराया, सर्कुलर मोशन की वजह से उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और वो बाहर की तरफ निकल गए। समझ में आई बात? हाँ सर। पता है कि नहीं पता पहले से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में? यस सर। यस सर। आपने किचन में देखा होगा कभी पालक या कोई भी साग वाग जो है मम्मी ने धोया है, उसको सुखाने के लिए मम्मी झाड़ रही है। हाँ सर। हाँ सर। वो क्या कर रही है? ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारा पानी बाहर। सर ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होगा ना? यस सर। हाँ सर वही सोच रहे थे। देखो 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 बात समझो। इनर्शिया को ही हैंडल करने का तरीका है नकली फोर्स, सूडो फोर्स। आप सोचिए हम आपको इनर्शिया का एग्जांपल क्या दिया जाता है मालूम है? सबसे घटिया एग्जांपल दिया जाता है आपको इनर्शिया का। जब बोलते हैं ना कि बस में ब्रेक लगाया तो आप आगे झुके, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। ये बेकार एग्जांपल है। आपको अगर ये बोला जाता आप जमीन पे खड़े थे, आपने देखा अंदर एक आदमी आगे झुका, तो बोले हाँ ये सही एग्जांपल है। लेकिन अगर आप बस के अंदर खड़े होकर देख रहे हो तो सोचिए जरा आपके साथ क्या हुआ। आपने क्या देखा? मैं तो रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे, एकदम से गिर गया। अबे एकदम से मोशन कहाँ से आया? हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सूडो फोर्स। क्योंकि बस ने ब्रेक लगाया, आपके पास पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आया, इसलिए नकली फोर्स आगे की तरफ लगा, उस नकली फोर्स की वजह से आप आगे घुसे। समझ में आई बात? हाँ सर। असली एक्सप्लेनेशन क्या है? सूडो फोर्स है। क्योंकि बस के अंदर बैठे बैठे आपने क्या देखा? मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे हूं, धड़, अबे ये क्या हुआ? यही ना हुआ? ये इनर्शिया से कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता इनर्शिया से एक्सप्लेन। मैं रेस्ट पे बैठे बैठे एकदम से मोशन में आ गया, ये इनर्शिया कैसे? ये तो उल्टा इनर्शिया है, हाँ है ना? यस सर। तो जो नकली फोर्स है उसी इनर्शिया को हैंडल करने का दूसरा तरीका है। ओके बेटा? यस सर। ओके सर। अब समझ में आया इनर्शिया क्या होता है, सॉरी सूडो फोर्स क्या होता है? ठीक, समझ में आ गया। तो वो जो पानी झाड़ रहे थे वो बेसिकली क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। ओके यस सर। अच्छा, और बताएं एग्जांपल जो मतलब जो फिजिक्स पढ़े बिना लोग यूज कर रहे हैं। कभी रुमाली रोटी बनते देखा? रुमाली रोटी सर क्या? रुमाली रोटी बनते हाँ सर देखे हैं। उसका बनता है ना, वो हाथ में घुमाता है। क्या करते हैं वो? हल्का बेलते हैं, बहुत हल्का बेलते हैं, उसके बाद उठाते हैं और टर करके घुमा देते हैं। हाँ सर घुमाता है। सोचो बात को। जब वो घूम रहा है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, अबे सेंटर की तरफ फोर्स तो ही नहीं, सेंटर की तरफ फोर्स तो ही नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो पतला होकर फैल गया। राइट? यस सर। यस सर। समझ में आई बात? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके रुमाली रोटी बनती है। सर हम सोचते थे वो स्टाइल के लिए करते हैं, वो लोग स्टाइल के लिए नहीं करते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। समझ में आई बात? स्ट्रेच करते हैं उससे। सर इसीलिए वो बड़ा हो जाता है। हाँ, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, वो खिंच के बड़ा हो जाता है। समझ में आई बात? हाँ सर। अब सोचो बात को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और एग्जांपल। अर्थ जानते हो ना? अर्थ, यस सर। आपको पता है ना अर्थ स्फेयर है क्या? पूरी नहीं ना? नो सर। अर्थ कुछ हद तक ऐसा है ना, मतलब इतना नहीं है बट कुछ हद तक ऐसा है ना, बल्जिंग है ना, इक्वेटर बल्जिंग। सोचो क्यों है? सर वो रोटी जैसे होता है ना, वो हाँ, अर्थ घूम रहा है, अर्थ की रुमाली रोटी बन रही है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं? अगर वो पूरा बन गया तो क्या बनेगा? नहीं, अब एक इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब और नहीं फैलेगा, डोंट वरी। ठीक है? और अरे यार, ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट में भी तो काम कर रहा है ना, दोनों का एक बैलेंस बन चुका है। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। अभी और देखो, एक और एग्जांपल। आपने साइकिल चलाया होगा, स्कूटर चलाया होगा, बाइक चलाई होगी, साइकिल तो चलाया कम से कम। हाँ सर साइकिल चलाए। हाँ चलो, साइकिल चलाते वक्त सोचिए, आप आगे जा रहे हो, आप आराम से साइकिल चला रहे हो, आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। क्या होता है? आप बोलते हो सर मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा और अर्थ ने ऊपर फोर्स लगा दिया, नॉर्मल फोर्स, मैं चिल्लू। हाँ या ना? हाँ या ना? यही ना बोलते हो आप? हालांकि और भी चीजें चल रही होती है, बट लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। बट यही हो रहा है ना, मोर और लेस।
यस सर। चलो इसके आगे और सोचते हैं। डेथ वेल, बता, मेरे को तो फील नहीं आती अंग्रेजी में डेथ वेल बोलने में। मौत का कुआं सुना है? मौत का कुआं है हाँ सर सुना है, हिंदी में सुना है। है ना? चलो मौत के कुएं में चलते हैं। मौत के कुएं में क्या होता है? दीवार के ऊपर बाइक चल रही होती है ना? सर वो पूरा नॉर्मल नहीं होता है दीवार, perpendicular। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा। वो एक्चुअली नॉर्मल होता है, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा सीधे वर्टिकल ले लिया। बट चलो टेढ़ी होती है दीवार, इतनी टेढ़ी भी नहीं होती, कम ही टेढ़ी होती है इससे, है ना? हाँ यस हाँ सर। चलो तो एक काम करते हैं, हल्की से टेढ़ी होती। ऐसी होती है, ठीक है? हाँ हाँ। अब इसके ऊपर ये साइकिल चला रहा है, साइकिल तो चलाएगा तो गिर जाएगा, बाइक चला रहा है, राइट? यस सर। हमको लग रहा है अरे बाप रे, अब गिरा, अरे ग्रेविटेशन गिर जाएगा, है ना? यस सर। और उसका पता क्या हो रहा है? वो क्या बोल रहे हैं? अबे सोचो जरा, मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, नहीं मैं तो रेस्ट पे हूं, मेरे ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और एक mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है ना? यस सर। इन दोनों का sir. रिजल्टेंट नेट फोर्स मेरे पर यहां लग रहा है, और इस फोर्स को ये दीवार का नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर दे रहा है, हाँ या ना? यस। तो मेरे लिए तो सर, मैं बाइक को रोड पे चलाऊं या टेढ़ी दीवार पे चलाऊं, मेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं है। मतलब उसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है उसको। उसको तो पता भी नहीं चल रहा, परेशान आप हो। तो वाल पर कैसे चला लेता है? बता तो दिया, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो दीवार पे चला या रोड पे चला है, परेशान सिर्फ आप हो। अगर हिम्मत है ना तो एक बिल्डिंग जो थोड़ी सी इंक्लाइंड उस पर चला के दिखाए चलाकर, गोल ना हो, बस गोल है इसलिए चला ले रहा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, समझ में आई बात? गोल ना हो, स्ट्रेट पे चला के दिखाए, हिम्मत है तो। बैटमैन थोड़ा ना होता है। और सर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात, अभी फ्रिक्शनल फोर्स के चक्कर में पड़ोगे परेशान हो जाओगे, उतना अपन को नहीं आता, अपन यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है? सर फिर तो साइकिल भी चल जाएगी। स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो स्पीड तो है ना। हाँ, और फिर पैर दुख जाएंगे, फिर सीधा नीचे। इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो ये भी नीचे। सर ऐसा भी हो सकता है। देखो स्किल यहाँ पे चलाने में नहीं, स्किल वहां तक पहुंचने में है ना? यस। उनके जॉब को इतना भी ज्यादा ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए हमें कि भैया वो तो कुछ कर ही नहीं, फुकट के पैसे ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वहां तक पहुंचने में मेहनत है, पहुंचना स्किलफुल है। एक बार वहां पहुंच के आप भी चला सकते हो, मैं भी चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तब सर तो सभी चला सकते थे। हाँ, बस वहां तक 2 मिनट बाद सिर घूमने लगेगा। वो अलग बात है, उसका उतरने में दिक्कत है, चला सकते हो, चढ़ना उतरना मुश्किल है, ठीक है? यस सर। जो शो करता है वो बेकार में पैसा भी ले लेता है इसके लिए। हाँ बताओ, फोकट के पैसे ले रहा है। चलो समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सब समझ में आ गया है ना? यस सर। ये सब तो अपन कर चुके हैं ना? यस सर, ये सब कर चुके हैं। तो फिर आपका ये चैप्टर फिर से खत्म हो गया है, लेकिन मैं अगली क्लास में इस चैप्टर के बारे में और चीजें कवर करूंगा। ओके बेटा? ओके सर। ओके सर। मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपके अब सिर्फ वो पढ़ेंगे अगली एक क्लास में, या मन करेगा मेरा तो 2 क्लास में, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ओके सर। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना? ओके सर। फ्रिक्शन पढ़ना है क्या? नो सर, सर ग्रेविटेशन पहले कंप्लीट। पहले ग्रेविटेशन कर लेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अभी ग्रेविटेशन ही वही अच्छा है। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा, आपका इसका चैप्टर कौन सा बचा है? ग्रेविटेशन बचा है। अच्छा, अभी तो आपके बहुत चैप्टर बाकी हैं, 2 ही चैप्टर हुए ना अभी आपके? यस सर, सिर्फ और 2 चैप्टर या 3 चैप्टर बाकी है। देखो तो एक काम करते हैं, अभी सुनो बात, एनर्जी और साउंड। सुनो बात, अगली क्लास में ना हम लोग ग्रेविटेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है? ओके सर। मतलब हम लोग वो इस चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर पता लगा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, फिर परेशान हो जाओगे, है ना? यस यस। अगली क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? चलो ओके सर। ओके, चलो फिर रखते हैं, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय 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 Thank you, sir. बाय।